मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का स्टडी किया क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बेस पे। वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लास्ट में लिखने में, क्वालिटेटिव नहीं था वो क्वांटिटेटिव था। ठीक है, तो क्वालिटेटिव दैट मीन्स कि कौन सी प्रोडक्ट हमें इलेक्ट्रोड्स पर मिल रही है, एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दैट मीन्स हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड on the particular electrodes। तो on the basis of electrolytic cell जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो हम दो तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, यानी कितनी अमाउंट हमें मिलती है वो डिपेंड करेगी कि हमें इलेक्ट्रोड पर क्या मिल रहा है। अगर हम इलेक्ट्रोड पर सॉलिड्स अगर हम वहां पर हम ऑब्टेन करते हैं तो उस समय वो अमाउंट ऑफ सॉलिड हमें मोल या फिर मास के अंदर हम उसको निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से अगर लिक्विड है या गैस के फॉर्म में अगर हमें प्रोडक्ट मिल रही है तो हम उसके मोल भी फाइंड कर सकते हैं एंड उसका वॉल्यूम भी हम फाइंड कर सकते हैं। पर्टिकुलरली व्हेन गैस इज लिबरेटेड एट दैट टाइम हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई कि हमें अमाउंट किस फॉर्म में मिलेगी, हम किस फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं, मोल के फॉर्म में, मास के फॉर्म में या वॉल्यूम के फॉर्म में। वो डिपेंड करेगा द स्टेट ऑफ प्रोडक्ट, कौन सी फिजिकल स्टेट है। ठीक है, तो ये फाइंड करने के लिए कि अमाउंट हमें कितनी मिल रही है उसके लिए दो मेथड्स, ये क्लासिकल मेथड एंड दूसरी जो है वो फॉर्मूला बेस्ड हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा टाइम कंज्यूम हो सकता है, और अगर आपको फॉर्मूला ठीक से रट लिया है तो फिर डायरेक्टली फॉर्मूला लिखकर हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्लासिकल मेथड। उसके अंदर सबसे पहले क्या करना होता है, तो कि सबसे पहले हमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिया है उसके अंदर अगर वो एक्वियस सॉल्यूशन में अगर वो एक्वियस सॉल्यूशन है तो हमें प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज के माध्यम से हमें फाइंड करना पड़ेगा कि एनोड पर क्या मिल रहा है, कैथोड पर क्या मिल रहा है। नॉर्मली जो हमारा डेटा होता है न्यूमेरिकल का उसके अंदर से हमें पता चल जाता है कि एनोड क्या है और कैथोड क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ऑन द बेसिस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट हमें एनोड एंड कैथोड के लिए हाफ सेल रिएक्शंस लिखना है, ऑक्सीजन हाफ सेल रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। उसके बाद में क्या करना है, क्योंकि हमने जो हाफ सेल रिएक्शन लिखा है उसमें जो इलेक्ट्रिक जो हमारा इलेक्ट्रॉन से जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने के अंदर वो यूज होता है, चेंज वो जो हो रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो चेंज हो रहे हैं, तो हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा डिटरमिन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू ऑब्टेन वन मोल प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर, on the basis of their half cell reaction, ऐसा लिख देते हैं, हाफ सेल रिएक्शन। अभी एग्जांपल से हम समझेंगे। अभी थर्ड क्या है, कितना इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइम के लिए हमने पास किया है, तो उस समय क्या पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी हमने कितनी पास की इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, वो फाइंड करनी है। सो थर्ड स्टेप इज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। The fourth one is calculate the amount of the products by using the stoichiometric यहाँ पर भी ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे by using the half cell reaction, stoichiometry of half cell reaction। शॉर्ट में लिख देते हैं इस तरह से। ये जो मेथड है ये आसान मेथड है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा अगर हम इस मेथड से हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो। पर यहाँ पर अगर आपने ठीक से फॉर्मूला को तैयार नहीं किया, रट नहीं लिया है, तो यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीटली गलत आ जाएगा अगर थोड़ी सी भी हमने मिस्टेक कर दी फॉर्मूला याद करने में। तो फॉर्मूला में जो मेथड है उसके अंदर सबसे पहले फैराडेज जो फर्स्ट लॉ था वो W इज प्रोपोर्शनल टू Q था, और जहां पर हम प्रोपोर्शनलिटी को निकालते हैं तो हम कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विलिब्रियम इक्विवेलेंट कांस्टेंट Z रखते हैं। सो W इज इक्वल टू Z Q, बट Q इज इक्वल टू व्हाट, सो Q इज इक्वल टू I इंटू
टी, तो हमने क्यू की जगह पर आई टी रख दिया। अब जेड जो है, तो जेड क्या है, क्योंकि जो कांस्टेंट है हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट मास ओवर फैराडे कांस्टेंट। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो कि अगर एटम के फॉर्म में है तो एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर, एंड अगर मोलिक्यूल के फॉर्म में है तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। सो हम इक्विवेलेंट वेट के लिए लिखेंगे मोलिकुलर वेट और एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर, एंड जो फैराडे कांस्टेंट है वो हमने रख दिया है। सो जेड की जगह पर हमने ये जो रेट से मैंने लिखा है, ये जेड की जगह पर हमने लिखा है, और आई इंटू टी को हमने बाद में उसके अंदर लिख दिया है। सो ये फॉर्मूला भी याद रखनी है, जिससे आप डायरेक्टली एनोड पर कितना अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ मास इन द ऑन द यूनिट ऑफ मास हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं मोलिकुलर वेट को नीचे रख देता हूं तो मास अपॉन मोलर मास हो जाएगा, या वेट अपॉन मोलिकुलर वेट हो जाएगा। अगर एटम के फॉर्म में अगर डिपोजिट हो रहा है तो अगर मैं यहाँ पर एटॉमिक वेट लिख देता हूँ तो वेट अपॉन एटॉमिक वेट हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। तो वेट अपॉन इसको भी नीचे रख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। ठीक है, सो हमें मोल भी फाइंड हम कर सकते हैं डायरेक्टली। सो मोल इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन गया हमारे लिए आई इंटू टी अपॉन एन फैक्टर। तो यहाँ पर देखो, ये जो इलेक्ट्रोड्स पर हमें प्रोडक्ट मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ मोल, सो मोल ऑफ प्रोडक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन फैक्टर। तो हम एन फैक्टर क्या होता है, क्योंकि ड्यूरिंग द रिएक्शन जो इलेक्ट्रॉन जो चेंजेस हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, सो एन फैक्टर दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिया कि सपोज Al3+ है, तो रिएक्शन क्या होगा, Al3+ + 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स एल्यूमिनियम। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। सो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास अपॉन 3 हो जाएगा, यानी एन फैक्टर क्या है यहाँ पर 3 है। अब वेट ऑफ प्रोडक्ट, अगर हम ये फॉर्मूला से हमने पहले एन फाइंड किया, अब मुझे उसका यानी मोल फाइंड किया, अब मुझे उसका वेट फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगी, वेट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मोल इंटू मोलिकुलर वेट या मोलर मास और एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। फिर अगर गैसेस फॉर्म में अगर कोई गैस कोई एलिमेंट लिबरेट हो रहा है तो उस टाइप का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। सो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सॉलिड के लिए, अब ये लिक्विड के लिए और गैसेस फॉर्म के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल ऑफ गैस ऑब्टेन ऑन पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इनटू 22.4 लीटर। ओके, अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन पी। ये फॉर्मूला हमारे पास पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो इसको हम इसमें क्या करेंगे, वॉल्यूम को सब कर देंगे। उसके बाद यही हमने रिलेशन रखा है कि एन मोल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन फैक्टर्स होता है, यानी उसका भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसे यहाँ पर Al3+ + 3 इलेक्ट्रॉन है, वैसे यहाँ पर Mg2+ + 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, गिव्स मैग्नीशियम, और सपोज यहाँ पर मान लो कि सोडियम है या Na+Ag+ है, इस तरह से है। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो मोल है वो एन फैक्टर पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम पास करेंगे तो उस समय क्या होगा, यहाँ पर 1 मोल आएगा, यहाँ पर 1/3 मोल हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 मोल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ उसको 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और यहाँ 2 से मैं डिवाइड करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ पूरे को, इक्वेशन को, तो ये हमें प्रोडक्ट मिली। सो इट्स डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, यानी एन फैक्टर पे डिपेंड करता है कि कितनी हमें अमाउंट मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ मोल। एंड इसी पर से हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर कोई कैथोड पर कोई एन मोल मिल रहा है, जिसको हम NC से डिनोट करते हैं, तो एनोड पर Na के फॉर्म में लिखते हैं, तो उनका जो रेशियो होगा वो इनवर्सली होगा, यानी एन फैक्टर ऑफ ऊपर आ जाएगा, एनोड पर जो एन फैक्टर होगा ऊपर आ जाएगा, एंड कैथोड पर जो है वो नीचे हो जाएगा। तो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर हमें कोई कैलकुलेशन करना है, कोई न्यूमेरिकल्स करना है, तो हम क्लासिकल मेथड से भी कर सकते हैं एंड फॉर्मूला बेस्ड मेथड से भी कर सकते हैं। अब
कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर के जो न्यूमेरिकल्स है उसका हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है, अ 5 एम्पियर करंट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट फॉर 40 मिनट, द अमाउंट ऑफ जिंक डिपोजिटेड एट द कैथोड इज व्हाट। મિત્રો અહીંયા એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે કોઈ એક વિદ્યુત વિભાજન કોષ છે જેની અંદર ઝિંક સલ્ફેટનું દ્રાવણ છે તેમાં 40 મિનિટ સુધી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે છે 5 એમ્પિયર વિદ્યુત પ્રવાહ ધરાવતો, તો તે વખતે કેથોડ ઉપર કેટલો ઝિંક ડિપોઝિટ થશે, કેટલો જમા થશે। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले तो हम हाउ मच क्वांटिटी इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोड्स पहले फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी passed through the electrolytic cell। So formula क्या है, Q is equal to I into T। So जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है 5 एम्पियर है। सो 5 एम्पियर इंटू टाइम सेकंड में हमें लेना है। सो यहाँ पर 40 मिनट है। सो 40 मिनट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। सो एम्पियर इंटू सेकंड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये आएगा कूलम में आएगा, हमें फैराडे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे 96 ये आएगा, चलिए को लिखते हैं, ठीक है। ये जो आएगा आंसर, ये आएगा आंसर किसमें, तो कि ये आएगा कूलम में, सी में आएगा। अब फैराडे में कन्वर्ट करना है। सो फैराडे कांस्टेंट से इसको डिवाइड कर देंगे। 96500 कूलम इज टू 1 फैराडे, देन दिस कूलम इज टू व्हाट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 into 40 into 60 divided by 96500। ये अब फैराडे हो गया है, डिवाइड कर दिया फैराडे कांस्टेंट से। सो 0 0 0 0 कैंसल, ठीक है। 5 1 5 193, ठीक है। ये हमारे पास अब इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, अभी रहने दो, ऐसे रहने दो, या फिर करो तो 0.12 आ जाएगा। कैसे हमें करना है ये, तो देखो 4 6 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 6 24, सॉरी 4 6 हो जाएगा 24, और अप्रोक्सीमेटली इसको ले लो 200 लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो अगर हम 100 में कन्वर्ट करें तो ये 12 हो जाएगा। सो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा यहाँ पर 0.12 आएगा। क्या आएगा, ये फैराडे आएगा यहाँ पर। अब हमने जो क्लासिकल मेथड जो लिखी है उसके अंदर अब क्या करना है, अब क्वांटिटी तो हमने फाइंड कर ली, अब हम हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे। तो यहाँ कैथोड की बात कर रहे हैं, तो कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है किसका, Zn2 प्लस का। सो कैथोड पर यहाँ पर हाफ रिएक्शन बनेगा Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2 जिंक, सॉरी। अब ये जो हाफ सेल रिएक्शन है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1 मोल जिंक मिलेगा हमें। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 फैराडे, 2 इलेक्ट्रॉन 2 मोल इलेक्ट्रॉन, दैट मींस 2 फैराडे। अगर 2 फैराडे हम पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, सो हमें 1 मोल जिंक मिलेगा। हमें को यहाँ मास पूछा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 63.5 ग्राम जिंक मिल रहा है अगर 2 फैराडे पास कर रहे हैं तो, ठीक है। स्टोइकोमेट्री के अनुसार 2 फैराडे पास करने पर हमें 63.5 ग्राम जिंक मिलेगा। पर हमने पास कितना किया यहाँ पर 0.12 फैराडे, तो यहाँ लिखेंगे सो इफ 0.12 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज पास, देन हाउ मच जिंक इज डिपोजिटेड। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह से। सो 63.5 ये ऊपर जाएगा इंटू 0.12 डिवाइडेड बाय 2, सो ये 0.6 हो जाएगा। सो 0.6 इंटू 63.5, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो तो 6 5 30, 0 3 कैरी फॉरवर्ड, 6 3 18, 18 प्लस 3 21, 2 कैरी फॉरवर्ड, 6 6 36 प्लस 2
38 हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। 35 तीसरा बद्दी त्रो 35 तीसरा बद्दी त्रण 76 18 21 बद्दी 2 6 6 36 ने 38। तो ये अप्रोक्सीमेटली आया है फ्रेंड, हमने यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली किया है, तो इस तरह से अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके नजदीक का आंसर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो ये 40 है, ये 0.40 है, 4.065, तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा। अगर आप कैलकुलेटर से कंप्लीटली हिसाब लगाएंगे सो 3 जो 4.065 के नजदीक है वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या तो हमने क्या किया है, डायरेक्ट इस तरह से ले लिया है, अप्रोक्सीमेटली 193 को 200 लेकर हमने ये सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अब हम फॉर्मूला बेस पर जाए तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला पता है, सेकंड मेथड देख लें। यहाँ पर सेकंड मेथड में फॉर्मूला क्या है, तो कि z इज इक्वल टू WIT, ठीक है। और सॉरी गलत लिख दिया, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इंटू I इंटू T होगा, और Z क्या है, तो कि Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो कि एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट अपॉन n फैक्टर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख दे पूरी, तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू, यहाँ पर तो जिंक बन रहा है, एटम बन रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे एटॉमिक वेट इंटू I इंटू T अपॉन n फैक्टर इंटू 296500, क्योंकि फैराडे कांस्टेंट कितना होता है, 96,500 होता है। अब हम उसके अंदर वैल्यूज रख रहे, एटॉमिक वेट Zn का एटॉमिक वेट कितना है, 63.5, तो 63.5 इंटू I 5 एम्पियर इंटू टाइम कितना है, तो 40 मिनट इंटू 60 सेकंड अपॉन n फैक्टर। फ्रेंड n फैक्टर क्या है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, तो n फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड इंटू 96500 करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो इतना ही आएगा, कितना आएगा, कंप्लीटली आंसर आएगा 4.065। अगर आप कैलसी से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 4.065 ग्राम आंसर आएगा। गुजराती माध्यमના વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે એવું કીધું છે કે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ જે વિદ્યુત વિભાજન કોષ છે એની અંદર ઝિંક સલ્ફેટના વિદ્યુત વિભાજન દ્રાવણની અંદર જ્યારે 40 મિનિટ સુધી 5 એમ્પિયર વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે છે ત્યારે આપણને કેટલા ગ્રામ કોપર ત્યાં જમા થતું જોવા મળે છે। તો સૌપ્રથમ શું કરીશું, આપણે પસાર કરેલો વિદ્યુતનો જથ્થો પહેલા ફાઇન્ડ કરીશું, એનું સૂત્ર આ છે જેની અંદર આપણે કિંમતો મૂકીશું। અહીંયા સમય હંમેશા સેકન્ડમાં લેવાનો, એટલે સેકન્ડ અને એમ્પિયર ભેગા થઈને કુલમ બની જશે, બરાબર છે। તો તે આપણને એપ્રોક્સિમેટલી 0.12 ફેરાડે મળે છે। અહીંયા આપણે એપ્રોક્સિમેટલી લીધું છે, બરાબર છે। 193 ને 200 લઈને આપણે સિમ્પ્લિફાઈ કર્યું છે, તો 0.12 આવે છે। હવે આપણે શું કર્યું, રિડક્શન અર્ધ પ્રક્રિયા લખી, અને અર્ધ પ્રક્રિયાનું જે આપણું સમીકરણ છે એની અંદર તમે જોઈ શકો છો, એની તત્વયોગ વિધિ પ્રમાણે કહી શકાય કે 2 ફેરાડે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે, 2 મોલ ઇલેક્ટ્રોન નો જથ્થો પસાર કરતા 1 મોલ ઝીંક મળે છે। 2 મોલ ઇલેક્ટ્રોન એટલે 2 ફેરાડે, 2 ફેરાડે વિદ્યુત જથ્થો પસાર કરીએ છીએ, 1 મોલ એટલે કે તેનું આણ્વિક પરમાણુ દળ 63.5 ગ્રામ જેટલો ઝીંક જમા થાય। તો 0.12 ફેરાડે પસાર કરીએ તો કેટલું થાય, બરાબર છે। તમે સિમ્પ્લિફાઈ કરશો તો 3.8 સમથિંગ આવે છે, આને સિમ્પ્લિફાઈ કરશો તો, બરાબર છે। અહીંયા તમે જુઓ તો એના નજીકનો આન્સર શું છે, 4.065। કેમ આવું આપણે એક્ઝેક્ટ ના ફિગર મળી, કારણ કે આપણે અહીંયા 193 ને 200 તરીકે લઈને કર્યું છે। નીટની એક્ઝામ હશે તમારે કેલ્ક્યુલેટર ઉપયોગ કરવાનો નથી, તો તમારે એપ્રોક્સિમેટલી વેલ્યુ લઈને તમારે આન્સર ફાઇન્ડ કરવો પડશે। બીજી મેથડની જો આપણે વાત કરીએ તો બીજી મેથડની અંદર આપણે સૂત્ર છે W બરાબર Z ઇન્ટુ I ઇન્ટુ T। Z શું છે, તો કે Z એ વીજ રાસાયણિક તુલ્ય ભાર ધરાવતો અચળાંક છે, રાઈટ। તો Z એ શું છે, તો કે તુલ્ય દળ અથવા તુલ્ય ભાર એના છેદમાં ફેરાડે કોન્સ્ટન્ટ। પણ તુલ્ય ભાર શું થાય, તો કે અણુભાર અથવા પરમાણુ ભારના છેદમાં n ફેક્ટર થાય। તો આપણે બધી જ વેલ્યુ અંદર મૂકી દઈએ તો આપણી પાસે સૂત્ર થઈ ગયું, એમાં કિંમતો મૂકતા આપણને આન્સર જોવા મળે છે। મિત્રો હવે તમને નીચે થોડુંક નહીં દેખાય એટલે સેજ અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા એવો ક્વેશ્ચન છે કે an electrolysis of sodium chloride when platinum electrode is taken then H2 is liberated at cathode while with mercury cathode it forms sodium amalgam।
મિત્રો ગુજરાતીમાં કેવું કહી શકું કે यहाँ दो कंडीशन અહીંયા બે પરિસ્થિતિ આપેલી છે। પહેલી પરિસ્થિતિની અંદર જે ઇલેક્ટ્રોડ છે એ પ્લેટિનમનો બનેલો છે અને એવું કહે છે કે જ્યારે પ્લેટિનમ ઇલેક્ટ્રોડ વડે જ્યારે વિદ્યુત વિભાજન કરવામાં આવે છે ત્યારે કેથોડ પર H2 ઉત્પન્ન થાય છે, બરાબર છે। પરંતુ જ્યારે કેથોડ તરીકે જે ઇલેક્ટ્રોડ છે મર્ક્યુરીનો જ્યારે પસંદ કરવામાં આવે છે ત્યારે એ સોડિયમ એમાલ્ગમ આપે છે। प्लेटिनम નો उपयोग करिए ત્યારે H2 આપે છે। फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि सपोज समझ लो कि मेरे पास दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, दो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है। एक के अंदर मैंने दोनों के अंदर सोडियम क्लोराइड का डाइल्यूट हो चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो, हमने NaCl का सॉल्यूशन एक्वियस सॉल्यूशन लिया हुआ है और यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पर जो है वहां पर कैथोड इलेक्ट्रोड हमने लिया है प्लेटिनम का। तो उस समय वहां पर H2 डिपोजिट हो रहा था, लिबरेट हो रहा था। पर जब हम मर्क्यूरी का कैथोड लेते हैं तो वहां पर H2 की जगह पर वहां पर H2 तो बनता नहीं है, पर सोडियम खुद रिडक्शन करेगा और वो मर्क्यूरी के साथ डिसॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले तो समझो कि एमाल्गम क्या होता है। फ्रेंड्स, मर्क्यूरी एक ऐसी मेटल है, एक ऐसा लिक्विड मेटल है जिसके अंदर कोई भी मेटल होती है वो डिसॉल्व हो जाती है और डिसॉल्व होने के बाद जो हमें मिक्सचर मिलता है उसको हम एमाल्गम बोलते हैं। इसीलिए देखो फ्रेंड्स, जब देखो अकॉर्डिंग टू हिंदू कस्टम्स, जब कोई मर जाता है उसके बाद जो विधि होती है, जो कस्टम्स होते हैं उसके बाद फॉलो करने के, उसमें से कई बार वहां पर जो मर्क्यूरी होता है उसके अंदर अपनी उंगली से उसको गोल गोल घुमाकर प्रोसेस करनी होती है। तो उस समय अगर आपने गोल्ड की अगर रिंग पहनी हुई होती है तो जो महाराज होते हैं, ठीक है, प्रिस्ट जिसे बोल सके, हिंदू प्रिस्ट, वो उसको निकालवा देते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये मर्क्यूरी आपके गोल्ड के कांटेक्ट में आए तो जो गोल्ड है उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड इतना याद रखो कि मर्क्यूरी के अंदर सारी मेटल डिसॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर सोडियम भी ऐसा ही कुछ करेगी, मर्क्यूरी के साथ सोडियम एमाल्गम बनाएगी, सोडियम मर्क्यूरी एमाल्गम बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मर्क्यूरी कैथोड की तरह होगा, एज अ कैथोड मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड होगा, तो उस समय क्या होगा कि जो सोडियम, देखो यहाँ पर हम ऐसा समझ सकते हैं कि कैथोड पर होता क्या है, क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होगा और इसके लिए यहाँ पर उम्मीदवार दो है। कौन है? एक Na+ है एंड H+ है। तो नॉर्मली क्या होता है, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H+ मीन्स H2 वाला H+, ठीक है, जो खुद को ऑक्सीडाइज करता है तो रिड्यूस करेगा, वो खुद को रिड्यूस करेगा। तो ये दोनों में जो H2 रिडक्स है उसकी SRP ज्यादा होती है और Na+ की SRP कम होती है। तो नॉर्मली तो हमें H2 ही मिलना चाहिए था, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब मर्क्यूरी यहाँ पर ऐसे कैथोड होगा, मर्क्यूरी तो लिक्विड फॉर्म में होती है, पर ऐसे हम यहाँ पर अरेंजमेंट करते हैं जिससे यहाँ पर जैसे ग्रेफाइट है उसके अंदर हमने मर्क्यूरी डाल दिया, ऐसा कोई कैथोड है। तो यहाँ पर जो मर्क्यूरी कैथोड है वो क्या करते हैं, सोडियम को अट्रैक्ट करती है और सोडियम आसानी से, सोडियम प्लस आयन मर्क्यूरी से अट्रैक्ट होकर आसानी से उसके पास चला जाता है और वहां पर वो रिड्यूस होकर खुद सोडियम मर्क्यूरी के साथ एमाल्गम बना देता है। यहाँ पर जो H+ है उसके H+ है किसका, H2 का है। तो H2 में से H+ को निकालने के लिए जो वोल्टेज है वो ज्यादा चाहिए बिहाफ ऑफ Na+ को रिड्यूस होने के लिए वहां पर कम रिडक्शन पोटेंशियल, उसको कम पोटेंशियल चाहिए, इसलिए Na+ आसानी से वहां रिड्यूस हो जाता है। सो ड्यू टू ओवर वोल्टेज फॉर रिड्यूसिंग H+ ऑफ H2O वी नीड मोर ओवर वोल्टेज। तो वहां पर जो Na+ है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाता है। तो Na+ रिड्यूस होकर सोडियम बनता है जो मर्क्यूरी के साथ एमाल्गम बना देता है। सो our answer is B, more voltage, that means over voltage required to reduce H+ at mercury. दूसरे MCQs देखिए, तो यहाँ पर है AL2O3 is reduced by electrolysis at low potentials and high currents. If 4.0 into 10⁴ ampere electric current is passed through molten alumina for 6 hours, what mass of aluminum is produced? क्लास 10 के अंदर आपने
हॉल हेरोल्ड मेथड पढ़ी थी, ये हॉल हेरोल्ड मेथड का ही एग्जांपल है। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि जैसे हम यहाँ पर ले तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, इस तरह से कोई कंटेनर है, यहाँ पर जो ग्रेफाइट है उसके इलेक्ट्रोड है, सपोज मान लेते हैं यहाँ पर मोल्टन Al2O3 है और यहाँ से हम इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर भेज रहे हैं। तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है वो डिपोजिट हो रहा है और यहाँ पर इतना दे दिया है कि जो करंट पास कर रहे हैं वो कितना है और कितने समय के लिए है, इसको हम पास कर रहे हैं, वो दोनों दे दिए हैं। तो यहाँ पर कितना एल्यूमिनियम ड्यूरिंग दिस कंडीशंस हमें मिलेंगे, ये आपको फाइंड करना है। और यहाँ पर एफिशिएंसी दे दी है 100%, यानी जितना भी करंट फ्लो हो रहा है, पास हो रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में से, वो सारा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा हमें दे दिया हुआ है, यानी 100% एफिशिएंसी। जितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है वो पूरा रिड्यूस हो जाता है बाय Al3+, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले क्लासिकल मेथड देखें तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू I इंटू P, एम्पियर है 4.0 इंटू 10⁴, 4.0 इंटू 10⁴ एम्पियर, ठीक है, इंटू T है 66 आवर्स। सो 6 आवर्स इज इक्वल टू व्हाट, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। सो 3600 डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर 3600। अब ये आ जाएगा, ये सेकंड है तो एम्पियर इंटू सेकंड कूलम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, तो कि हम यहाँ पर 96500 फैराडे कांस्टेंट से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, कूलम अपॉन कूलम को हम फैराडे में इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो 2 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा कुछ अभी कट नहीं हो रहा है तो इसको हम ऐसा ही रखेंगे इस तरह से। तो इतना फैराडे है। अब हमें क्या करना है, हाफ सेल रिएक्शन लिखना है। तो Al2O3 के अंदर क्या है, Al3+N O-2, हमें जरूरत है एल्यूमिनियम की। तो यहाँ पर हम कैथोडिक रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, Al3++3 electrons gives aluminium. These half cell reactions show that the stoichiometry of this half cell is what, तो कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन जब हम पास करेंगे तो 1 मोल एल्यूमिनियम हमें मिलेगा, ठीक है। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स 3 फैराडे। अगर मैं 3 फैराडे इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पास कर रहा हूं तो वहां पर मुझे 1 मोल एल्यूमिनियम मिलेगा। 1 मोल एल्यूमिनियम मुझे यहाँ मास फाइंड करना है, तो 1 मोल एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास होगा वो होगा 27 ग्राम। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि 3 फैराडे पास करते हैं तब 27 ग्राम एल्यूमिनियम मिलता है। तो इतना अगर हम इतनी क्वांटिटी में अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज सप्लाई करेंगे तो कितना एल्यूमिनियम मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर 4.0 इंटू 10⁴ इंटू 6 36 डायरेक्टली लिखते हैं यही वहां पर ओवर 965। तो इतना इतना फैराडे पास करने से मुझे कितना एल्यूमिनियम मिलेगा। तो यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट करें तो 27 ग्राम, ये पूरा ऊपर जाएगा 4.0 इंटू 10⁴ इंटू 6 इंटू 36, न्यूमरेटर में जाएगा 965, ये 3 फैराडे भी नीचे आएंगे इस तरह से। सो यहाँ पर इस तरह से देखिए तो 3 2 6 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम तो 12 2 24, 12 2 24, या फिर ऐसा ले लो, चलो 12 क्या यहाँ पर 3 2 आएगा, 3 2 6 इस तरह से। सो 27 इंटू चलो 36 इंटू 7 72 डिवाइडेड बाय इंटू 4 ले लो पहले। सो 4 2 8, 7 4 28, उसको मल्टीप्लाई करो 27 से,
27 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 8 टू 16, 1 कैरी फॉरवर्ड, 8 टू 16 प्लस 1 17, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 टू 4 प्लस 1 5, 7 से 7 8 56, 6 5 कैरी फॉरवर्ड, 7 8 56 प्लस 5 61, 6 कैरी फॉरवर्ड, 7 टू 14 and 6 20. So 6 plus 1 7, 7 7. तो यहां पर ऊपर क्या आएगा 7 7 7 6 इंटू 10⁴ अपॉन 965. यहां तक तो सही है. अब हम क्या करेंगे 9635 है, यहाँ पर हम नीट में कैलसियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते कैलकुलेटर का, तो अब हम अप्रोक्सीमेटली क्या करेंगे 965 को हम 1000 ले लेते हैं अभी. तो क्या होगा 7776 इंटू 10⁴ अपॉन 1000. तो क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 7.7 इंटू 10⁴ आएगा. तो यहाँ ऑप्शन में देख लो 7.7 से नजदीक कौन सा है आंसर है 8.1. सो दिस इज अवर आंसर. ठीक है. अगर हम फॉर्मूला की अगर हम बात करें, फॉर्मूला मेथड की अगर हम इस्तेमाल की बात करें तो हमें पता है कि वेट इज इक्वल टू व्हाट, तो कि वेट और मास इज इक्वल टू तो कि W इज इक्वल टू क्या है ZIT है. ठीक है. बट Z क्या है, तो कि Z इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट है, जिसकी फॉर्मूला क्या है इक्विवेलेंट मास अपॉन फैराडे कांस्टेंट. हम यहाँ लिखते हैं Z इज इक्वल टू व्हाट इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे कांस्टेंट. बट इक्विवेलेंट मास किसको बोलते हैं, एटॉमिक मास या मास नंबर अपॉन n फैक्टर होता है. तो हम यहाँ पर लिखे, यहाँ एटम के फॉर्म में एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एटॉमिक मास, तो पूरा लिखता हूं एटॉमिक मास अपॉन n फैक्टर. ठीक है. और W इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू ZIT. तो यहाँ पर क्या आएगा I इंटू टी, एंड यहाँ पर जो फैराडे कांस्टेंट है उसको मैं नीचे लिखूंगा 96500. बस इसके अंदर सारी वैल्यूज रख दो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो वही आंसर आएगा. तो एटॉमिक मास क्या है यहाँ पर एल्यूमिनियम है, तो एटॉमिक मास है 27, एन फैक्टर कितना आएगा 3 आएगा, Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन है तो एन फैक्टर 3 आएगा. ठीक है. आई दिया है 4.0 इंटू 10⁴ एम्पियर इंटू टाइम, तो कि 6 आवर इंटू 3600 सेकंड इंटू 96500 0000 कैंसल हो जाएगा. ठीक है. 3 टू 6 कर दो, देखो यही आएगा. क्या आएगा 27 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 965. सो यही आंसर आएगा. हम एग्जैक्ट जो आंसर थे वो लिखते हैं. क्या आएगा 8.1 इंटू 10⁴ ग्राम. सो कोई भी मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. इसमें भूल होने की संभावना रहेगी, मिस्टेक होने की इसमें नहीं रहेगी, इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा ज्यादा. दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया हुआ है 4.5 ग्राम एल्यूमिनियम इज डिपोजिटेड एट कैथोड फ्रॉम एल्यूमिनियम. यही एक्सपेरिमेंट यही है, हॉल हेरोल्ड वाला ही है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसको सीरीज में जोड़ा गया है. जोड़ा नहीं है पर हमें समझना कि जोड़ा गया है. क्यों, जब हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो जितनी देर तक हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो दोनों को उतने ही सेम टाइम में सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी. ठीक है. तो यहाँ पर हम ये क्वेश्चन दो तरह से कर सकते हैं. वी कैन यूज फैराडेज सेकंड लॉ और वी यूज जस्ट क्लासिकल मेथड. तो क्लासिकल मेथड से पहले हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. यही मेथड है. क्लासिकल मेथड सबसे पहले क्या करना है, क्वांटिटी जो पास की इलेक्ट्रिसिटी वो फाइंड करनी होती है. पर यहाँ पर तो दी नहीं है, यहाँ पर कुछ दिया नहीं है. यहाँ तो ऐसा बोला है कि जो इलेक्ट्रिक करंट जिस सेल में से पास किया उतना ही इलेक्ट्रिक करंट दूसरे सेल में पास किया है. यानी यहाँ पर हमें आई नहीं दिया है, इवन हमें टाइम भी नहीं दिया हुआ है. ठीक है. तो हम ये फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ पर. तो हम क्या करेंगे, हम कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले कैथोड पर क्या हो रहा है. तो कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसके अंदर जो एल्यूमिनियम आयन है वो रिड्यूस होकर एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो रहा है.
तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि 3 फैराडे अगर 3 मोल इलेक्ट्रॉन जब पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो 1 मोल एल्यूमिनियम मिलता है, यानी 27 ग्राम मिलता है। यहाँ पर हमें जो डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, निक्षेपण जो हो रहा है वो हमें दिया है 4.5। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि अगर हमें 27 ग्राम एल्यूमिनियम चाहिए, 27 ग्राम, तो 3 फैराडे इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ेगा। तो 4.5 ग्राम अगर एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है तो कितना अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी का वहां पर पास हुआ होगा। तो यहां पर हम इस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 3 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 27, 3 9 27, 9 4 4.5, सो 0.5 फैराडे मिल जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसके अंदर 0.5 फैराडे इलेक्ट्रिक करंट हमने पास की हुई है, ऐसा हम समझ सकते हैं। अब उतना ही इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो हम दूसरे सेल में से पास कर रहे हैं जहां पर हाइड्रोजन जो है वो वहां पर लिबरेट हो रहा है। तो हम यहां पर लिखेंगे कैथोडिक रिएक्शन क्या होगा, तो कि जो 2H प्लस आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर H2 में रिड्यूस हो सकते हैं इस तरह से। अगर आप यहाँ वाटर के लिए रिडक्शन रखेंगे तो भी चलेगा और H प्लस के फॉर्म में लिखेंगे तो भी चलेगा, सेम ही आएगा दोनों में। अगर हम वाटर के हिसाब से लिखे तो क्या होगा, 2H2O गिव्स H2 प्लस 2OH माइनस, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन 1H2, 2 इलेक्ट्रॉन 1H2, तो ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 फैराडे जब हम पास करते हैं तो 1 मोल H2 मिलता है। देन अगर हम 0.5 फैराडे पास करेंगे, 0.5 फैराडे, तो कितना मोल H2 मिलेगा हमें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 0.5 फैराडे यानी 0.5 मोल हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, यानी ये 1/4 मोल हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें जो हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं उससे हमें जो दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसके अंदर हमें 1/4 मोल ऑफ H2 मिलता है। हमें यहाँ वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो कि वॉल्यूम ऑफ H2 इज इक्वल टू मोल ऑफ H2 इंटू 22.4 लीटर। तो यह 1/4 है, सो 1/4 मोल ऑफ H2 तो 22.4 लीटर हम डायरेक्टली लिखे तो क्या जाएगा आंसर 5.1 लीटर, सॉरी 5.6 लीटर हो जाएगा। यही क्वेश्चन आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं, W ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन W ऑफ H इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ H। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके भी आप आंसर ला सकते हैं। स्टूडेंट्स हम दूसरे एमसीक्यूज भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एमसीक्यूज दिया हुआ है, द वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस्ड बाय अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच डिस्प्लेसेस 5600 ml of O2 at STP will be what। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है मित्रों कि गुजराती को जो तुमने को गुजराती मीडियम विद्यार्थियों માટે तो અહીંયા એક વિદ્યુત વિભાજન કોષ છે જેની અંદર STP 5600 મિલી O2 વાયુ મુક્ત થાય છે। તો તે વખતે તો આ સેમ એમાઉન્ટ ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી અને સેમ એમાઉન્ટ ટાઈમ અગર પીરિયડ રાખીએ तो તે વખતે આપણને સિલ્વર કેટલો પ્રાપ્ત થાય। दैट मींस वी हैव टू यूज फैराडे सेकंड लॉ। पर हम फैराडे का सेकंड लॉ से जो हम सॉल्यूशन कर सकते हैं वो बाद में करेंगे, पहले हम जो क्लासिकल मेथड है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको दिया गया है 5600 ml O2 इज इवॉल्व एट कैथोड, ठीक है। दूसरा कुछ यहाँ पर दिया नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि यहाँ पर 5600 ml O2 बन रहा है तो कितने मोलिक्यूल ऑफ O2 यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इस तरह से लिखेंगे कि अगर
5600 ml O2 मिल रहा है, ठीक है। तो पहले ऐसे लिखेंगे कि भाई 22.4 लीटर अगर O2 बन रहा है तो वो 1 मोल O2 होगा। तो वैसा लिखेंगे कि इफ 22,400 ml O2 अगर रिलीज हो रहा है तो वो 1 मोल O2 होगा, 1 मोल O2 होगा। देन अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिडक्शन के दौरान 5600 ml O2 बन रहा है तो कितनी अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ मोल O2 हमें मिलेगा। तो यहाँ पर हम इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या हो जाएगा 5600 डिवाइडेड बाय 2400 22400, तो 00 कैंसल, 56 4 जा 224, तो हमें यहाँ 1/4 मोल O2 मिलेगा। यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर हमें 1/4 मोल O2 मिल रहा है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो कैथोड, यहाँ पर देखो हमें एनोड की बात की गई है, ठीक है, O2 मिल रहा है। तो हम एनोडिक इक्वेशन लिखेंगे। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि H2 जो है उसमें से जो ऑक्सीजन है वो लिबरेट होता है ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं एंड 2 इलेक्ट्रॉन वहां पर लिबरेट होंगे, रिलीज होंगे। तो यहाँ पर 2H+ बनेंगे, तो यहाँ 2H2 कर दो, ये O2 हो जाएगा, ये 2 यहाँ पर 4H+ हो जाएगा एंड यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सो दिस इज अवर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर 4 फैराडे अगर इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर अगर सप्लाई किया हुआ है तो 1 मोल O2 मिलता है। तो 1/4 O2 अगर मिल रहा है तो कितना फैराडे इसमें से रिलीज किया गया हुआ होगा, उसमें से पास किया गया होगा। तो हम यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक हम लिख सकते हैं कि 1 मोल O2 अगर प्रोड्यूस करना है तो उस टाइम पर 4 फैराडे इलेक्ट्रिक करंट पास करना होगा। तो 1/4 मोल ऑफ O2 अगर चाहिए, ये मिल रहा है, तो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज सप्लाई किया हुआ होगा इन द फॉर्म ऑफ फैराडे। सो 4 फैराडे इंटू 1/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 फैराडे। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमें 1 फैराडे पास किया है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है सिल्वर के बारे में। तो हम सिल्वर यानी कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे। सो Ag प्लस एक्वियस रिड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन इंटू Ag, सॉरी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 फैराडे अगर हम पास करते हैं तो 1 मोल Ag मिलता है। दैट मीन्स 108 ग्राम Ag रिलीज हो रहा है या डिपोजिट हो रहा है। तो यहाँ पर भी 1 फैराडे ही है। सो आंसर क्या आ जाएगा 108। यही क्वेश्चन हम फैराडे सेकंड लॉ के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सिल्वर दिया हुआ है एंड O2 के बारे में बात की गई है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि वेट ऑफ Ag या मास ऑफ सिल्वर ओवर वेट ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ O2। तो पहले तो हमें O2 हमें वॉल्यूम के फॉर्म में दिया है, तो हमें पहले उसका मास निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए तो 1/4 यहाँ पर है, ठीक है, मोल हमें मिल गया है, तो पहले मोल तो फाइंड करना ही पड़ेगा। तो उससे हम वेट निकाल सकते हैं। वेट ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल इनटू इट्स मोलर मास। तो O2 का मोलर मास कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। एन कितना है 1/4 है, तो 1/4 इंटू 32 इज इक्वल टू 8 ग्राम। सो वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 8 ग्राम। तो यहाँ पर लिखे तो यहाँ वेट ऑफ ऑक्सीजन 8 ग्राम है, ठीक है। हमें वेट ऑफ सिल्वर तो फाइंड करना है। अब सिल्वर मोलर मास, अब हम इक्विवेलेंट वेट पता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो कि एटॉमिक मास या मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि मोलर मास ऑफ Ag अपॉन एन फैक्टर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ O2 अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। सो मोलर मास ऑफ Ag क्या है 108 है
अपॉन एन फैक्टर तो 1 ही आएगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ डाइऑक्सीजन। मोलर मास ऑफ डाइऑक्सीजन कितना होता है 32 एंड एन फैक्टर कितना आएगा यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए एन फैक्टर कितना आएगा 4 आएगा सो डिवाइडेड बाय 4 सो 108 यहाँ पर हो जाएगा और 4 8 32 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, 4 ऊपर चला जाएगा। सो वेट ऑफ Ag इज इक्वल टू 108 अपॉन 8 और ये 8 उस तरफ चला जाएगा, सो 8 कैंसल, सो 108 ग्राम आंसर आएगा। सो ये क्लासिकल मेथड है और ये फॉर्मूला की मेथड है। अभी ये क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन है वो हम केमिकल, ये हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, पर अगर इसको हम क्लासिकल मेथड से करेंगे तो टाइम बहुत जाएगा, तो ये मेथड से हम डायरेक्टली करेंगे, एकदम से फटाफट से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला गया है कि व्हेन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सेल 0.5 ग्राम H2 is evolved for the same period of time and same amount of electricity is passed through the copper sulfate solution, how much copper is deposited? तो यहाँ पर भी हमें दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिया है, यहाँ पर सीरीज में नहीं जोड़ा है, पर जो सीरीज में होता है वैसा ही एक्ट यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि सेम अमाउंट फॉर सेम ड्यूरेशन हम पास कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर भी फैराडे के सेकंड लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फैराडे के जो सेकंड लॉ है उसके हिसाब से हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर H2 दिया हुआ है एंड कॉपर के बारे में हमें बात की गई है यहाँ पर। सो हम यहाँ पर लिखेंगे वेट ऑफ H2 अपॉन वेट ऑफ Cu इज इक्वल टू क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu सॉरी H2 जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu, ठीक है। तो हमें पता है H2 के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, हाफ H2 हो जाएगा, राइट। उसी प्रकार से हम कॉपर के लिए लिखे तो क्या होगा, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव Cu, तो यहाँ एन फैक्टर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखे, हमें फाइंड क्या करना है, Cu को फाइंड करना है, तो उसको सब्जेक्ट कर दे। सो वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ H2 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2 हो जाएगा। सो वेट ऑफ H2 कितना है 0.5 है, 1/5। इक्विवेलेंट वेट यानी मोलर मास अपॉन यहाँ पर एटॉमिक मास हमें पता है क्या है 63.5, ये उसका एटॉमिक मास है, उसको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट H2 की बात करें हम तो यहाँ पर 2/2 हो जाएगा, क्योंकि मोलर मास कितना आएगा H2 का 2 हो जाएगा और एन फैक्टर भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 63.5 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पर 0.5 ग्राम है ना, ये 0.5 ग्राम है, वेट ऑफ H2 0.5 है, यानी 1/2 हो जाएगा इस तरह से। सो 63.5 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। सो 15 4 1 4 4 5 20 एंड तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। सो ये आंसर हो जाएगा।